हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी मैप की नई वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूँ। इस बार हम यूरोप पढ़ेंगे और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अगर आपको इस 45 मिनट से 1 घंटे के बीच की जो वीडियो मिलेगी अभी आपको, उसमें आपको जितनी जानकारी मिलती है इंटरनेट पे, अगर अन्यत्र कहीं भी एक वीडियो में जो ऑलमोस्ट इसी ड्यूरेशन का हो, अगर आपको इतनी सारी जानकारी सिलसिलेवार ढंग से मिल जा रही हो तो फिर आप मुझे बताएं। इतने सिलसिलेवार ढंग से इतने कॉम्पैक्ट वे में आपको नहीं मिलेगी सारी जानकारी। आप कहीं भी किसी भी वीडियो से कंपेयर कर लेना, आपको लगेगा कि वो आधी बातें भी नहीं बता रहे जितनी मैं आपको 45 मिनट से 1 घंटे में बताने जा रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर मैं इस वीडियो को बढ़ा के 2 घंटे का 3 घंटे का कर दूं तो वो कहीं ज़्यादा हो जाएगा इससे। उसमें फिर आपको सारी डिटेल बातें मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा। किसी बच्चे ने पूछा था कि सर क्या आपकी वीडियो जो है यूपीपीसीएस के लिए या किसी एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है? तो मेरा जवाब है बाबू, आप 60 दिन की जीएस है हमारी, 1 1 घंटे की या 45 मिनट से 1 घंटे के बीच की वीडियो है, मतलब 120 मिनट की टोटल हमारी वीडियो है। 120 मिनट में हमारा टारगेट है कि आपके 120 क्वेश्चन हम करवा देंगे यूपीपीसीएस या बाकी किसी भी एग्जाम में उसी हिसाब से, है ना। उतना हमारे पढ़ाए हुए से इन जनरल आ जाएगा, आपका बन जाएगा उतना। लेकिन हाँ, 150 से 150 इसमें से नहीं आएंगे। हमारा टारगेट है आपका उन सेक्शन को पूरा कंप्लीट करवा देना जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर हम आपको हर चीज की पूरी डिटेल में ले जाएंगे तो ये जो 120 घंटे की वीडियो ये 360 घंटे में होगी, तब जाके आप 150 क्वेश्चन की गारंटी ले पाओगे, है ना। तो बाकी जो 30 क्वेश्चन बचेंगे हमारे, उसके लिए हम फिलर के रूप में क्रैश कोर्स लाएंगे। कट ऑफ आपका यहाँ भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन अपने आप को सेफ करने के लिए आपको एग्जाम में हम जो क्रैश कोर्स लाएंगे वहां से आपका कवर होगा। उसके अलावा हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, तो ओपन मॉक टेस्ट है, हर कोई दे सकता है उसको, अभी चल रहा है। तो उसकी जो टेस्ट सीरीज है, तो उसमें अगर आप उसको जो क्या कहते हैं ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको कमोवेश जो सेक्शंस कहीं से भी छूट जा रहे हैं वो प्रॉपरली उससे कवर हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का लिंक या अपना जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक, वो सारी चीज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपकी इच्छा हो तो उसके साथ जुड़ जाए। आप जरूर कंपेयर करें इस वीडियो को दूसरे किसी की भी वीडियो से, क्या उन्होंने उतनी बातें बताई हैं जितनी मैंने आपको इतने कम समय में बता कर दी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, ठीक है। हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप क्लास देख रहे हैं तो कृपया कोशिश करें कंप्लीट वीडियो देखने का। एक वीडियो में अगर आप छोड़ छोड़ के भागोगे तो कोई फायदा नहीं है। एक वीडियो में अगर आपको पूरा का पूरा यूरोप एक बार में कवर हो जा रहा है तो फिर बीच में क्लास छोड़ के भागने का कोई मतलब नहीं बनता। आप बैठे पेशेंस के साथ में 45 मिनट से 1 घंटे आप टाइम दें। आपको जो बीच में टास्क बताया जाता है होमवर्क के रूप में, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा के अपनी तरफ से करें, और जो बताया जाता है उसको जोट डाउन करें, नोट्स बनाएं, तब जाके वो टॉपिक जो है यूरोप आज के बाद में आपका हो जाएगा। उसको बार बार रिवाइज करें जो आपकी खुद की बनाई नोट्स है। अगर उसको आप नहीं करेंगे तो आपको मेरी वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी, और ये आपके लिए ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ज्यादा परिश्रम लगेगा आपको। बनस्पत की आपने नोट्स बना लिए, पहली बार आपको 45 मिनट के बदले में 1.25 घंटे लगेंगे नोट्स बनाने में, लेकिन वो जो नोट्स हो जाएगा अगली बार आपको 15 मिनट में पूरा यूरोप रिवाइज करके देगा। तो समझदारी इसी बात में है, बाकी जैसे ही आपकी इच्छा। हाँ, तो यूरोप इस बार क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसा कि होता है कि मैं हर बार कोई क्या कहते हैं, जब भी टॉपिक शुरू करता हूँ तो किसी न किसी कहानी के साथ शुरू करता हूँ जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जो आपका इंटरेस्ट बना देता है उस चीज में और आपको समझने में भी आसानी देता है। तो आज मैं कहानी से शुरुआत नहीं करूंगा। आज हर कोई जान रहा है कि यूक्रेन और रसिया का वार हो रहा है ना। तो उसके बारे में भी मैं शॉर्ट में कहाँ पे क्या लोकेशन है, और जितनी शॉर्ट में मैं उसको बता सकता हूँ मैं एक बार बताऊंगा, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि क्या चल रहा है वहां पे, ठीक है। उसके अलावा यूरोप का पूरा मैप मिलेगा आज आपको,
और जैसा कि हर क्लास में मैं मैप की करता हूँ कि किसी भी महाद्वीप को बताने के पहले मैं सबसे पहले उसको वर्ल्ड मैप में दिखाता हूँ। वर्ल्ड मैप में आप समझ जाओ वो है कहाँ। जब आप वो समझ जाओगे ना तो आपके मैप की अंडरस्टैंडिंग नेचुरली डेवलप होने लगेगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी ये समस्या आती है कि वो समझ ही नहीं पाते वर्ल्ड मैप है क्या, कहाँ पे कौन सा देश अवस्थित है। तो उनके लिए ये चीजें बेसिक से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए विश्व का मानचित्र आपके सामने में है ना। और ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा इक्वेटर है। ठीक है, और ये प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। ठीक है, जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसने विश्व को क्या किया है, दो मतलब चार हो गए ना। ये वाला जो हिस्सा हो गया ये ईस्ट हो गया पूरब, ये वाला जो हिस्सा हो गया ये वेस्ट हो गया। इसने जो बांटा ये ऊपर वाला नॉर्थ हो गया उत्तर, और ये साउथ हो गया दक्षिण। ठीक है, तो हमने साउथ अमेरिका देख लिया, नॉर्थ अमेरिका देख लिया, पूरा का पूरा नॉर्थ में, साउथ अमेरिका लगभग साउथ में है, दोनों पश्चिम में है। ठीक है, ये इससे पश्चिम में है। और अफ्रीका देख लिया, ये नॉर्थ में भी है, ये साउथ में भी है, ये पूर्व में भी है, ये पश्चिम में भी, ये चारों में है। आज हम देखेंगे यूरोप को। ठीक है, तो यूरोप कहाँ है, यूरोप पूरा का पूरा आप देख रहे हैं नॉर्थ में, उत्तर में है ना। ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, इससे ऊपर है तो उत्तर में है। ठीक है, उसके अलावा ये जो है 0 डिग्री है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, इससे थोड़ा सा इधर भी है, यहाँ आप देख रहे हैं आइसलैंड को, तो ये इधर भी है, और इससे थोड़ा इधर भी है, दोनों तरफ है, मतलब पूर्व में भी है पश्चिम में भी है, दोनों तरफ है, लेकिन दक्षिण में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उत्तर में है। तो विश्व में आपने अवस्थिति देख ली कि यूरोप कहाँ पे है। अब हम आगे देखेंगे इसके बारे में जो जानकारियां चाहिए हमें। ठीक है, तो दिस इज आवर यूरोप। हाँ, पहला टास्क आज आपको यूरोप का मानचित्र अच्छे से देखें, अपने एटलस में देखें या मोबाइल पे यूरोप का मैप अच्छे से डाउनलोड करके देखें, और जो आपको कंट्रीज बताई जा रही हैं उसको आप देखें कहाँ कहाँ पे अवस्थित है। कुछ मुख्य देश जो हैं उनको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सारे देश एक्सप्लेन करूंगा तो वो आपका समय बर्बाद होगा, वो काम नहीं करना है आपको अपने टाइम में उसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो देख लीजिए ऊपर में कंट्रीज है, फिंगर कंट्रीज भी जिनको बोल देते हैं, फिंगर की तरह दिखते हैं ये, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड सबसे अलग में ही है। ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम जिसको इंग्लैंड भी बोल देते हो आप, कई बार ब्रिटेन भी बोल देते हो, इनमें क्या अंतर है वो भी हम देखेंगे, क्यों यूनाइटेड किंगडम होता है, कभी इंग्लैंड होता है, कभी ब्रिटेन होता है। ये आइसलैंड आपको दिख रहा है, ये आपको पोर्टुगल दिख रहा है, वास्को डी गामा, ये स्पेन दिख रहा है, फुटबॉल खेलते हैं ये लोग, जो वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा घूमने गए थे वहां पे, हम लोग को भी बोल रहे थे आप लोग भी जाओ, पैसे नहीं आ पाए इतने कि हम घूम के आ जाए, चलो ठीक है देखेंगे कभी। ये रहा आपका स्विट्जरलैंड, ये फ्रांस, और ये छोटा सा देश है जो स्विट्जरलैंड है, क्या बोलते हैं उनकी मूवीज के, बॉलीवुड की मूवीज का सबसे फेवरेट लोकेशन। उसके बाद में आपको ये इटली है, जिसको क्या कहते हैं यूरोप का इंडिया मैप के मतलब फिजिकल फीचर्स की वजह से कई बार बोल देते हैं, प्रायद्वीपीय उसका भी शेप है पेनिनसुलर। ये जर्मनी है। ठीक है, जर्मनी के बगल में ये पोलैंड है। ठीक है, नीदरलैंड है, ये डच नीदरलैंड इनको बोलते हैं, ये छोटा सा देश जर्मनी, बेल्जियम है। ये रहा आपका यूक्रेन, जहां भी पूरा माहौल बना हुआ है, ये यूक्रेन, और ये रसिया ये सिर्फ इतना ही नहीं है, रसिया बहुत बड़ा है जो एशिया में भी, एशिया में रसिया का बहुत बड़ा हिस्सा है, यूरोप में कम हिस्सा है। ठीक है, तो ये उधर की कंट्रीज हो गई। ये कुछ कंट्रीज हैं जो यहाँ बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं। बाल्टिक कंट्रीज का मैप बढ़िया से देखें, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है, इनको अरेंज करें। तो अगर आप मैप देख के रखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। इनमें बहुत सारी मैप में आप जो कंट्रीज हैं उनके नाम यहाँ 1 2 3 4 करके जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनको यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ये रहा टर्की आपका। ठीक है, तो ये सारे इन जनरल आपको बेसिक जो है मैप बता दिया गया है। अब आपको डिटेल में जाना है खुद से, ये आपका पहला होमवर्क है आज का।
ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं कवर करूंगा। ओके, तो ये यूरोप के बारे में बेसिकली पढ़ रहे हैं। तो यूरोप इज सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ये दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा कौन है? यूरोप, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका एक्सटेंशन है 37 डिग्री उत्तर से 72 डिग्री उत्तर। हमने देखा था इसका पूरा का पूरा ये उत्तर में है ना, इससे ऊपर है तो उत्तर में। तो ये कितना से है? 37 से 72। ये जो सबसे निचला हिस्सा है ये 35 और जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो 72। ठीक है, पैंतीस से 72। इट इज कॉल्ड, हाँ एक चीज और देखना, ये जो है यूरोप, ये यहां खत्म होता है और ये थोड़ा सा ऊपर में शुरू होता है अफ्रीका। तो 35 पे खत्म हो रहा है यूरोप और 37 में कौन हो रहा है? शुरू हो रहा है अफ्रीका। तो अफ्रीका हम जानते हैं यूरोप के नीचे में है, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा जरूर होगा अफ्रीका का जो यूरोप से उत्तर होगा, ऊपर होगा। ठीक है, जैसे आप देख लो ये जिब्राल्टर वाला हिस्सा है और ये थोड़ा सा ये ऑलमोस्ट, मतलब दोनों एक ही बराबर में। ठीक है, और एक्सटेंशन 35 से 72। ठीक है, 25 से 65, 25 डिग्री पश्चिम है और पूर्व कितना है? 65। तो हम जानते हैं कि प्राइम मेरिडिया जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा वो लगभग यहां से गुजरती है। किन किन 3 देशों से? यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है, फ्रांस से और किस कंट्री से? स्पेन से। ये हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो इससे ये कितना इधर है? 25 डिग्री। 25 डिग्री इतना कम में कैसे हो गया? क्योंकि ये पोल के बहुत नजदीक है। वहीं से गोल गोल जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो है, देशांतरीय रेखाएं जो है वहीं से शुरू होती हैं। तो इक्वेटर पे जाके वो इतनी ही दूरी पे एक गोल के अंदर में वो दायरे में जाके सिमट जाती है, जिसकी वजह से यहाँ इतने कम दूरी में ही ये 25 डिग्री है। ठीक है, और इस साइड में कितना है? ये 65 डिग्री। तो रसिया का जहां लास्ट लोकेशन होगा वो 65 डिग्री ईस्ट हो जाएगा, सबसे आखिरी वाला, है ना। ठीक है, इट इज कोल्ड एट पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास। ये प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं भाई? ऐसा क्या किया इसने? ऐसा क्या है कि यूरोप को हम प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, दूसरे किसी को नहीं कहते? तो ये चीज देखिए समझने की चीज है। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ और एक साइड से जमीन से घिरा हुआ। तो आप देखिए ये जो हिस्सा है यूरोप का, ये क्या है? 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, एक तरफ से क्या है? जल से। 3 तरफ से जल से और एक साइड से जमीन से। इसको आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, एक प्रायद्वीप ये हो गया। ये आपको इटली दिख रहा है, इधर से भी पानी, इधर से भी पानी, इधर से भी पानी, 3 तरफ जल, एक तरफ से जमीन, ये भी प्रायद्वीप हो गया। ये बाल्टिक नेशंस है, इधर भी 3 तरफ से पानी, एक तरफ से समुद्र। ठीक है, आपको ये नीदरलैंड दिख ही रहा है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ये भी। ठीक है, ये वाला जो लोकेशन आपको दिख रहा है जुटलैंड, वो भी। ठीक है, तो ऐसे आपको अनगिनत इलाके मिल जाएंगे यूरोप में जो प्रायद्वीप के शेप के। ठीक है, लेकिन तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप क्यों कहा? प्रायद्वीपों का महाद्वीप कह देते हैं। तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप इसलिए कहा कि ये देखिए इधर से पूरा का पूरा जो है ये पूरा पानी है एक साइड, दूसरे साइड भी पूरा पानी है, तीसरे साइड भी पूरा पानी है। तो ये 3 तरफ से खुद ये पूरा महाद्वीप जो है 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ से ये जमीन से घिरा हुआ है ना। तो इसलिए इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से ये बात, है ना। अब जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर की जल संधि है वो क्या करती है? अफ्रीका से अलग करती है। ये आप जानते हैं इसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या है? अफ्रीका है ना। और अफ्रीका से ये यहाँ पे अलग हो रहा है। ये कल अफ्रीका के महाद्वीप वाले मैप में भी हमने देखा था। अफ्रीका और यूरोप किससे अलग होते हैं? जिब्राल्टर की जल संधि से, जिब्राल्टर स्ट्रेट से। तो वो यहाँ भी हम देख रहे हैं दोबारा। ठीक है, यूराल माउंटेन इसको
हाँ यूराल माउंटेन आगे देखेंगे हम। रफली ये, हाँ एक चीज और है, यूरोप जो है विविधताओं का देश है, ठीक है। दुनिया में दो जगह है जो विविधताओं से परिपूर्ण है, एक यूरोप, दूसरा भारत, ठीक है। भारत में इतनी विविधता है, इसीलिए हम इसको एकता में अनेकता, अनेकता में एकता का देश बोलते हैं ना भारत को, अनेकताओं में एकता का देश, क्योंकि हर जगह भाषा, बोली, क्या कहते हैं, खान पान, कल्चर, सब कुछ जो है क्षेत्रीय मतलब सोच, सारी चीजें जो है समय के साथ में, लोकेशन के साथ में बदलती जा रही है। वैसा ही कुछ यूरोप में भी है। यूरोप का साइज जो है इंडिया का ऑलमोस्ट तिगुना है, ऑलमोस्ट वही साइज जो यूएसए का है, वही साइज जो लगभग चाइना का है, ठीक है। लेकिन चाइना में जाएंगे तो आपको डिफरेंसेस नाम मात्र के आएंगे, इस छोर से उस छोर चले जाएंगे। यूरोप में, यूएसए में आप चले जाएंगे, इस छोर से उस छोर चले जाए, ऊपर से नीचे चले जाए, नीचे दाएं से बाएं चले जाए, इस छोर से उस छोर, आपको नाम मात्र के चेंजेस आएंगे। लैंग्वेज एक ही बोली जाती है, तरीका एक ही है, सब कुछ एक है। उतनी बड़ी जमीन पे यहाँ कितने ही देश है, ठीक है। इतना छोटा छोटा सा, आपके यहाँ जितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है उतने बड़े तो इनके देश नहीं होते, कई कई देश तो इतने छोटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रीजन क्या है, इनकी बोली जो है बहुत अलग है, इनकी विविधता है बोली में, बातचीत में बहुत विविधता है। भारत में भी इतनी विविधता है, इनके कल्चर में विविधता है, इनके क्या कहते हैं सोच में विविधता है, इनका जो ग्रो हुआ है उसमें विविधता है, रेस में विविधता है। तो इन सारी चीजों पे अंतर है, भारत में इतनी चीजें थी, ठीक है। तो इसीलिए भारत के एकीकरण को सरदार पटेल को मतलब हम लोग बोलते हैं कि वो नहीं होते तो शायद भारत 565 हिस्सों में होता, या 65 हिस्सों में होता, या पता नहीं कितने हिस्सों में होता। तो इसीलिए सारा क्रेडिट जो है, सबसे बड़ा क्रेडिट जो है सरदार पटेल को जाता है कि उन्होंने जैसे देश आजाद हुआ तो एकीकरण में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि जो अलग अलग राज्य होना भी चाहते थे अलग अलग आधार पे, उन सबको सब आपस में मिलाया। दूसरा एकीकरण का हमारा सबसे बड़ा जो योगदान माना जाता है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का माना जाता है, संविधान का। संविधान इस तरीके से बना कि जिस समय बना था एकीकरण तो करवा दिया गया, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि भारत जैसा देश एक देश रह पाएगा, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा विविधता है, यूनिटी कम है, एक नेशनल थीम का होने की कमी है। तो समय के साथ में, लेकिन हमारे संविधान ने उस चीज को इतने प्यार से, इतने तरीके से, इतनी मतलब सूक्ष्मता के साथ में उस धागे को पिरोया है कि वो कभी बट नहीं पाया। भारत हमारा जो है, हमारे अंदर में पहली जो है, हम भारत के लोग, हम भारत, तो ये फीलिंग आती है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे स्टार्टिंग के लीडर्स थे वो, उन्होंने इतनी मजबूत नींव रखी कि उस चीज पे कभी क्वेश्चन ही नहीं उठ पाया। तो ऐसा यूरोप में नहीं हुआ होगा जब यूरोप का विकास हो रहा होगा। जो छोटे छोटे क्षेत्रीय लोकेशंस थे, उनके राजा जो थे, उनके जो मतलब बोले कि नहीं हमारी भाषा अलग है, हम अलग बोलेंगे, तो ये ऐसा होता रह गया और वहां पे इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे देश हो गए, ठीक है। अब जो इसकी बाउंड्री है ये हमें देखना है। तो हम देखेंगे हर डायरेक्शन में किसकी किधर बाउंड्री है। ईस्ट में, ईस्ट में देखिए आप, यूराल सी है, यूराल पर्वत, ठीक है। उसके बगल में कैस्पियन सी है, ठीक है। उसके नीचे में कॉकासस माउंटेन है, पर्वत है। उसके नगर नीचे में ये ब्लैक सी है, ये वाला ब्लैक सी दिख रहा है आपको, जहाँ पे कि आजकल इनके यूक्रेन और रसिया का, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये उत्तरी हो गया। अब हम साउथ की बात करेंगे तो साउथ में मुख्यतः जो है मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागरीय, ठीक है। इसके कई ब्रांचेज हैं, जैसे कि आपको एजियन सी हो गया, एड्रियाटिक सी हो गया। तो ऐसे ऐसे करके वो सारी चीजें भी हम आगे देखेंगे। पश्चिम में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पे है, आपने देखा था अभी, यहाँ से शुरू होता है और ये पूरा पश्चिम है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, अटलांटिक महासागर है, उसी का हिस्सा है। और इसके अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े हैं, जैसे बे ऑफ बिस्के हो गया यहाँ पे, ठीक है, इंग्लिश चैनल हो गया यहाँ पे, नॉर्थ सी हो गया। तो पश्चिम में बेसिकली इतनी चीजें। उसके बाद में इसके अंदर में इनलेट सा एक बना हुआ है, एक अंदर पूरा घुसा हुआ है, देखिए समुद्र ऐसे करके यहाँ तक है ना। तो ये जो इनलेट है इसमें क्या क्या है वो हम देखेंगे। तो इसमें बाल्टिक सी है मुख्यतः, ये वाला जो आप देख रहे हैं बाल्टिक सी है, और गल्फ ऑफ बोस्निया और गल्फ ऑफ फिनलैंड
है ना। तो ये 3 कंट्रीज हैं, 3 समुद्र हैं जो उसके अंदर में है, ठीक है, पूरा इनलेट बना के अंदर घुसे हुए हैं। उसके बाद में पेनिनसुला ऑफ ग्रीस, ग्रीस का जो पेनिनसुला है ये वाला, इसको बोलते हैं बाल्कन पेनिनसुला, ठीक है, इसका नाम है बाल्कन पेनिनसुला। और ये और इटली दोनों जो है लगेगा जैसे मेडिटेरियन टी के अंदर पूरे घुसे हुए हैं, ठीक है, पेनिनसुला के शेप में, ठीक है। इन द साउथ वेस्ट ऑफ द, ये साउथ वेस्ट में आइबेरियन पेनिनसुला है, जिसमें पुर्तगाल और स्पेन ये 2 मुख्य कंट्री हैं, ठीक है। ये इधर में गल्फ ऑफ बिस्के है, ठीक है सॉरी, नीचे में जिब्राल्टर हो गया, इस साइड में मेडिटेरियन सी हो गया, इधर में अटलांटिक ओशन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। नॉर्थ वेस्ट जो है, तो ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, तो ये जो हम इसकी बाउंड्री निर्धारित कर रहे हैं, इसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, सारे के सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन से वो भी हम देखेंगे, ठीक है। पेनिनसुला वो उनका पूरा बना हुआ, नॉर्वे और स्वीडन इन कंट्रीज में आते हैं, वो हम सारी चीजें देखेंगे। अब बेसिकली जो यूरोप को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। पश्चिमी अपलैंड, जो पश्चिम वाले अपलैंड है, तो ये ऐसे वाले जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गए, आयरलैंड, आइसलैंड आ गया, ये आयरलैंड आ गया, ये यूके आ गया, यूनाइटेड किंगडम, ये थोड़ा सा ये स्पेन और पुर्तगाल आ गया, ये थोड़ा सा आपको फ्रांस का हिस्सा हो गया। तो ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर नॉर्थ यूरोपियन प्लेन, तो नॉर्थ यूरोपियन प्लेन, ठीक है, तो ये हरा रंग जो आपको दिख रहा है, ये उत्तरी, ये यूरोप का बेसिकली ये यूरोप वाला हिस्सा है, तो इसका उत्तर में है ना। तो उत्तरी यूरोपियन का प्लेन है, ये यहाँ पे काफी चौड़ा है आप देख रहे हैं, और इधर जाते जाते ये काफी पतला हो गया, ठीक है। सेंट्रल अपलैंड और प्लेट्यू, सेंटर में जो अपलैंड है या प्लेट्यू है, ऊंचाई वाला पठार टाइप का जो इलाका है, तो ये वाला जो आपको दिख रहा है सेंट्रल अपलैंड और प्लेट्यू है, ठीक है। अल्पाइन माउंटेन सिस्टम, अल्पाइन माउंटेन सिस्टम जो है ये आपको ये वाला जो कलर में दिख रहा है आपको, ये चंद्राकार है, अर्धचंद्राकार, ठीक है, तो अर्धचंद्राकार शेप में है। बाकी ये आप इधर से ऐसे निकला हुआ है। ये सारी चीजें हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वेस्टर्न अपलैंड को देखा। तो वेस्टर्न अपलैंड में कौन कौन से कंट्रीज हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क आते हैं, ठीक है। फिनलैंड है वहीं पे, ठीक है। फिर आइसलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, उसके बाद में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ठीक है, फिनलैंड, उसके बाद में आइसलैंड, उसके बाद में स्कॉटलैंड, यहाँ पे हो गया स्कॉटलैंड यार्ड जिसका फेमस है, ठीक है, आयरलैंड, ठीक है। उसके बाद में ये वाला रीजन, ब्रिटनी रीजन जो है ये फ्रांस का, और स्पेन और पोर्टुगल, ये सारे कंट्रीज आ गए इसमें। क्लियर है? ये क्या है, ये कैसे बने हैं, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली ग्लेशिएशन बहुत हुआ, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, बहुत ज्यादा उत्तर में अवस्थित है। ये इन जनरल जो है 60 डिग्री 70 डिग्री के आसपास है, ठीक है। ये देखिए आपको 60 डिग्री गया हुआ है, तो ये पोल के बहुत ज्यादा नजदीक है, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है। ये गल्फ स्ट्रीम जब इधर से आता है तो इनको गर्म रखता है, इसीलिए इनके जो पोर्ट है ठंड के मौसम में भी कंपेरेटिवली ओपन रहते हैं, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है और वो यहाँ तक आ रही है, तो वो थोड़ा सा इसको मेंटेन रखती है। अगर वो नहीं आती तो इनके तो बहुत ज्यादा बुरे हाल होते हैं, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम कहाँ, फिर ब्रिटनी रीजन ऑफ फ्रांस, स्पेन और ये पोर्टुगल, आपको पूरा बता दिया गया। इन इलाकों में क्या है, बर्फ जमती है बहुत ज्यादा, इनके यहाँ सर्दियां लंबी होती हैं और गर्मियां छोटी होती है। तो इनके यहाँ जब सर्दियां लंबी होती है तो पूरा बड़ा बड़ा ग्लेशियर बन जाता है। अब ग्लेशियर जब पिघलता है, ग्लेशियर के बारे में आप जानेंगे, तो क्या होता है, वो जब जाता है तो अपने यहाँ से कटाव करता हुआ जाता है, वो अपने तरह के अलग अलग तरह के शेप बनाता है, अपने तरह इरोजन करता है, जो अपरदन करता है, उसकी वजह से अलग अलग शेप बनते हैं, ठीक है। तो उसी के जो ग्लेशियर के स्पेसिफिक फीचर होते हैं, फिजिकल फीचर होते हैं, उसके जो भौतिक निर्माण होते हैं, तो वो जैसे हो गए मार्शलैंड, ठीक है, दलदली क्षेत्र, लेक्स, लेक मतलब हो गया, आपका बताने की जरूरत है नहीं, लेक तो लेक होता है, ठीक है। उसके बाद में फिजोर्ड, ठीक है, फिजोर्ड, फ्योर्ड क्या होता है, फ्योर्ड आपको जब अभी हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का मैप दिखाएंगे आगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, इसलिए उस टॉपिक को अभी यहाँ पे रोक रहे हैं हम, ठीक है।
फेमस नॉर्वेजियन फिजोर्ड क्या है? लाइसे फिजोर्ड, गी रेंजर फिजोर्ड, ये दो तीन जो है फेमस नेम है। डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि गी रेंजर फिजोर्ड कहाँ है, लाइसे फिजोर्ड कहाँ है। तो एक्चुअली फिजोर्ड क्या होता है ना, यहाँ आप देखेंगे बहुत कटाव कटाव करके मैप बना हुआ है, दिखाई देते हैं अभी आपको। ये आप देखिए इस मैप में, ये छोटे छोटे कटे पटे हैं, छोटे छोटे कटे पटे हैं, है ना। तो ये कटे पटे जो है ये कैसे कैसे होते हैं, ये एक्चुअली ग्लेशियर की वजह से, ग्लेशियर जब पिघलता है तो वो अपने साथ में उस इलाके को पूरा इरोजन करके जाता है। तो फिजोर्ड जो होता है एक्चुअली समुद्र जब जमीन के अंदर घुसा हुआ हो, ठीक है, थोड़ी दूर अंदर घुसा पड़ा हो, कटा कटा ही अलग अलग हिसाब में। आप इसको गूगल करके मैप भी देखना फिजोर्ड होता क्या है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो समुद्र जब कट के जमीन के अंदर घुस जाता है थोड़े थोड़े हिस्सों में, तो उसको फियोर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसकी खासियत है? ये नॉर्वे की खासियत है। दूसरी चिली की खासियत थी, चिली वाले क्लास में मैंने दिखाया होगा, साउथ अमेरिका वाले क्लास में। नॉर्थ अमेरिकन प्लेन्स, ठीक है। अब प्लेन्स की बात करेंगे, इसमें क्या है, ये हाइट इनकी कंपेरेटिवली बहुत कम है और इसमें बड़ी बड़ी नदियां हैं, ठीक है, जैसे राइन रिवर, वेजर रिवर, एल्बे रिवर, ओडर रिवर, विस्तुला रिवर, ये सारी रिवर्स इसमें गुजरेंगी। और यूरोप का ये जो पूरा क्षेत्र है उसका लगभग आधा अकेले यही वाला हिस्सा है, ठीक है। इनके जो मैदान है, ये पूरा मैदान आप देख रहे हैं, इसकी चौड़ाई इधर ज्यादा है इधर कम है, ठीक है। और बाउंड्री कहां से बनती है? तो बाल्टिक सी से, ब्लैक और अजोब सी से इनकी बाउंड्री बनती है। ये बाल्टिक सी आप देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप ब्लैक सी देख रहे हैं, यहाँ पे अजोब सी देख रहे हैं। ये यूक्रेन वाला मैप जब हम देखेंगे उसमें ज्यादा अच्छे से देखेंगे। फिर नॉर्दर्न पार्ट डाइवर्सिफाइड ग्लेशियल लैंडफॉर्म सच एज पिपेट मार्शलैंड, यहाँ पे मार्शलैंड बनते हैं। वल्डई हिल्स, ठीक है, ऑफ वेस्टर्न रसिया का वल्डई हिल्स यहाँ पे है। ग्लेशियर लेक्स, ग्लेशियर के द्वारा बनाए गए लेक, जो उस हिस्से में जो हमको फीचर्स मिलते थे, जो क्या कहते हैं वेस्टर्न हाईलैंड वाले में, पश्चिमी हाईलैंड वाले में, पश्चिमी ऊंचे स्थलों में, वही सारी चीजें आपको इन जनरल यहाँ भी मिलेंगे, ठीक है। सेंट्रल अपलैंड्स और प्लेट्यू, तो केंद्रीय प्रायद्वीप का जो हिस्सा है, ठीक है, तो ये आपको पीले रंग में दिख रहा है, पीले और लाल रंग में दिख रहा है, ठीक है। तो इसके जो है ये भी एकदम प्लेन इलाका नहीं है, जैसे मैदान वाला इलाका जो था बहुत हद तक प्लेन था, लेकिन ये प्लेन नहीं है, ये उबड़ खाबड़ है, इसमें वैलीज हैं, स्टीप स्लोप्स हैं, स्लोप जो है कि बहुत तेज होंगे, वैली मतलब घाटियां होंगी इसके अंदर में, ठीक है। ये इनका एक्सटेंशन देख लेते हैं। एक्सटेंड फ्रॉम पोलैंड इन द ईस्ट, पूर्व में पोलैंड, ठीक है, पोलैंड यहाँ पे हो गया, तो पोलैंड ईस्ट में हो गया। फ्रांस इन द वेस्ट, फ्रांस ये पूरा है, तो पश्चिम में फ्रांस हो गया। चेक रिपब्लिक एंड साउथ जर्मनी इन द नॉर्थ, चेक रिपब्लिक एंड साउथ जर्मनी इन द नॉर्थ, और स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया इन द साउथ, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया ये हो गया तो साउथ। तो इनकी बाउंड्री बता दी गई कि इन कंट्री से इनकी बाउंड्री बनती है, ठीक है। स्पार्सली पॉपुलेटेड है, पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन जो है वैली बहुत ज़्यादा है, घाटियाँ हैं, स्लोप है, तो ऐसी जगह पे आदमी को रहने के चांसेस कम हो जाते हैं थोड़े पहाड़ी इलाके में, तो इसलिए इनका पॉपुलेशन जो है कम है। लेकिन कुछ जगह पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ पे? जो नदी की घाटियाँ हैं, नदी जहाँ पे जाती हैं, ठीक है, तो राइन नदी, रोन नदी, एल्बे नदी, डेन्यूब नदी, ये सब जहाँ से गुजरेंगी वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब अल्पाइन माउंटेन सिस्टम, अल्पाइन जो है इसमें चारों फीचर में आखिरी है, ये जो आप पर्पल कलर में देख रहे हैं, ठीक है, ये क्रिसेंट शेप का है, ठीक है, अर्ध चंद्राकार। ये कहाँ है आप देख रहे हैं? मेडिटेरेनियन सी से पूरा लगा हुआ हिस्सा है ना, ये पूरा मेडिटेरेनियन सी से लगा हुआ हिस्सा उसके उत्तर में है, और लगभग 700 मीटर लंबा है, ठीक है। और कंट्रीज जो है इसमें, फ्रांस, ये देखिए फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ये वाला हिस्सा जो है स्विट्जरलैंड का है, ठीक है। नॉर्दर्न इटली, ये आपको इटली दिख रहा है, इटली का हिस्सा आ गया इसमें, ठीक है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया भी आपको यहाँ आ गया, स्लोवेनिया यहाँ आ गया, क्रोएशिया यहाँ आ गया,
बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, ये इलाके का मैंने आपको मैप टास्क में दिया हुआ है, इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। और इंड करता है अल्बानिया में, ठीक है, अल्बानिया में जाके लास्ट में वो वहां तक ये सारे कंट्रीज हैं इसमें, ठीक है। और इसका जो सबसे ऊंचा, जब माउंटेन वाला हिस्सा है तो माउंटेन की बात करेंगे तो इसका जो सबसे ऊंचा माउंटेन है वो माउंट ब्लैंक है, जिसकी ऊंचाई 4807 मीटर है। ये जो माउंटेन रेंजेस हैं इनके बहुत सारे ब्रांचेज में रन करते हैं, अभी हम आपको सारे ब्रांच दिखाएंगे इसके, ठीक है। तो जो मेन ब्रांच है वो है आल्प्स, ये देखिए ये है आल्प्स, ठीक है, आल्प्स माउंटेन। कार्पेथियन, ये देखिए आपको कार्पेथियन दिख रहा है, ठीक है। बाल्कन, बाल्कन ये आपको बाल्कन दिख रहा है पीला वाला, ठीक है। कॉकासस, ये आपको कॉकासस दिख रहा है। तो ये चारों माउंटेन हो गए। इसका एक अलग ब्रांच है जो है एपेनीज का, ये आपको एपेनीज दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में है आपका सेरा नेवेडा, एटलस, यहाँ पे अफ्रीका वाला जो एटलस कल हमने देखा था, एटलस, एंटी एटलस, जो इसकी सीरीज थी, जो अफ्रीका के सबसे नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में था, उत्तर पश्चिमी इलाके में था, वो एटलस माउंटेन सीरीज, वो भी इसी का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद में सेरा नेवेडा, एक सेरा नेवेडा यहाँ भी है, एक सेरा नेवेडा आपको उत्तरी अमेरिका के मैप में भी दिखाया गया, ठीक है। इसके अलावा और जो ब्रांचेज है, डिनारिक, पिंडस, ठीक है, यहां पे है ये सारे, डिनारिक, पिंडस। उसके बाद में और क्या है, क्रेट आइलैंड ऑफ से ये पूरा एशिया के लिए कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है, तो उस इलाके में। उसका तब ड्रेनेज की हम बात करेंगे, नदियों की बात करेंगे, ठीक है। नदियां काफ़ी सारी हैं यहाँ पे, और नदियां इंटरनेशनल रिवर्स इनके यहाँ बहुत है। हमारे यहाँ कोई नदी जो है कितने देशों में जाती है, 1 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3, है ना। इनके यहाँ एक एक नदियाँ ऐसी है जो 10 10 देशों में जाती है। उसका कारण क्या है, देश छोटे छोटे हैं, हर थोड़ी दूर में देश बदल जा रहा है, तो उसकी वजह से नदियों की लंबाई अगर उतनी ही होगी तब भी ये ज़्यादा कंट्री को कवर करेंगे, ठीक है। इनके नदियाँ जो है पेरेनियल है, क्योंकि इनको स्नो जो है वो जो पिघल रहा है, बर्फ जो है, ग्लेशियर जो पिघल रहा है, उससे इनको रेगुलरली पानी मिलता रहता है। दूसरी यहाँ सॉरी, इनके यहाँ वेस्टर्ली से, पश्चिमी विक्षोभ से, तो इनको रेगुलर ये मिलता रहता है, वेस्टर्ली जो है उससे इनको रेगुलर बारिश मिलती रहती है सालों भर, तो उसकी वजह से इनको रेगुलर पानी मिलता रहता है। मैंने आपको बताया भी था कि दिल्ली में और लंदन में लगभग एक बराबर बारिश होती है, लेकिन लंदन में जो है ज़्यादा बढ़िया खेती हो सकती है दिल्ली की तुलना में नेचुरली। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो है 15 दिन में सारी बारिश हो जाती है, बाकी आपको 360 350 दिन बारिश नहीं होती है। लंदन में वही बारिश थोड़ी हमेशा होती रहती है, तो जब भी फसल को पानी चाहिए होगा तब वो मिल जाता है, ठीक है। तो वही इनको भी एडवांटेज है, इन नदियों को भी। इनको ऐसा नहीं कि एक टाइम में पूरा बाढ़ आया हुआ और एक टाइम में कुछ है ही नहीं, इनको रेगुलर पानी मिलता रहता है। 2 परमानेंट सोर्स हैं, एक तो पश्चिमी ये वेस्टर्लीज, और दूसरा जो है उसके बाद में क्या कहते हैं, ग्लेशियर पिघल के देता ही रहता है पानी। बहुत सारी नदियों का शुरुआत जो है आल्प्स में होता है। आल्प्स रेंज आपने यहाँ देखा था, तो यहाँ पे आपको घन तो ज्यादा दिख रहा होगा नदियों का, ठीक है। उसका रिवर्स दैट फ्लो इनटू मेडिटेरेनियन सी में जो नदियां जाती हैं वो है रोन नदी और इब्रो नदी, ठीक है। ये रोन नदी आपको दिख रही है और ये इब्रो नदी है, ठीक है। इब्रो नदी स्पेन में है। तो ये नदियां जो है कहाँ जा रही हैं, ये इब्रो और ये रोन नदी, ये ऐसे ऐसे करके आपको जो दिख रही है, ठीक है। तो रोन नदी, ये सारे कहाँ जा रहे हैं, मेडिटेरेनियन सी में। उसके अलावा डेन्यूब, नाइपर, डोन, ये सारे भी जो जाके हैं ये ब्लैक सी में मिल रहे हैं। कहाँ? ब्लैक सी में, ठीक है। उसके बाद रिवर्स दैट फ्लो इनटू एटलांटिक ओशन, जो एटलांटिक ओशन में जाके मिल रहे हो, ठीक है। ये रहा आपका एटलांटिक ओशन। तो उसमें एटलांटिक ओशन आपका यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ तक जाता है, आपको पता है, मैंने कई बार बता दिया है। इस चीज़ को आप मैप को दिमाग में बसा लें, जितना आप दिमाग में बसाएंगे उतना आपका कंट्रोल बनेगा। इसलिए आप जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको एकदम कंटिन्यूअसली आराम से
अपने साथ में मैप में देखते चले। मैप में अगर आप नहीं देखेंगे और मैं आपको बताया जा रहा हूं तो आपको कम फायदा होगा, बहुत कम फायदा होगा। आप दोबारा जब फिर से पढ़ेंगे आपको इतनी ही मेहनत लगेगी, तो बेहतर है आप मैप साथ में देखते चलें। अटलांटिक ओशन में गिरने वाली यूरोप की नदियां, गुडाल क्विसीर क्विबीर, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके ऊपर में टैगस, ये उसके ऊपर में दाउरो पुर्तगाल में, ये तीनों की तीनों नदियां पुर्तगाल में, ठीक है। लोयरे एंड सीन ये फ्रांस में, ये रहा लोयरे, ये रहा सीन, ठीक है। उसके बाद में थेम्स नदी कहाँ है आपको बताने की जरूरत है क्या? थेम्स नदी लंदन शहर, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद में राइन आपको दिख रहा है। उसके बाद में एल्बे आपको दिख रहा है, ठीक है। ओडेर, विस्टुला, ये सारी नदियां जो हैं ये ऊपर जाके गिर रही है, ठीक है। सॉरी। राइन और डेन्यूब को इंटरनेशनल रिवर कहा जाता है। क्यों भाई, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत सारे देशों से गुजरती है। किन से गुजरती है, तो इन दोनों को हम देखेंगे। ये देखिए राइन उतर रहा है यहाँ पे, यहाँ से ऐसे ऐसे होते 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 ये ऐसे करके जाके समुद्र में मिल गया। राइन्स कहाँ से निकल रहा है? ये जहाँ से निकल रहा है ये स्विट्जरलैंड है। इसके बाद ये जर्मनी गया और इसके बाद और नॉर्थ फ्लो करते करते फिर ये जाके नीदरलैंड में समुद्र में जाके मिल गया, ठीक है। नीदरलैंड को हॉलैंड भी बोल देते हैं, कई बार डच इनके लोगों को बोला जाता है, ठीक है। ये जिस इलाके से गुजरता है वहां पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, बहुत इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई है वहां पे, औद्योगिकरण बहुत ज्यादा हुआ है और इसकी वजह से ये यूरोप का बिजिएस्ट रूट है। ये नेविगेबल है ये नदी, ठीक है, मैदानी हिस्से से ज्यादा गुजर रही है, तो इस पे जहाज चल सकते हैं। तो उसकी वजह से ये जो भारी भारी सामानों को ले जाना होता है उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और रोटरडम का जैसे आप डैम का बात, ये पोर्ट की बात करेंगे, बंदरगाह की बात करेंगे, रोटरडम का नाम जरूर आता है। ये लार्जेस्ट पोर्ट है यूरोप का, वो इसी के डेल्टा पे है यहाँ, ठीक है। अब डेन्यूब नदी, इसको भी इंटरनेशनल रिवर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? देख लो, यहाँ से गया 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 गया, तो 6-7 तो ये सीधे देशों में जा रही है। और इसका जो रिवर बेसिन है, जो अलग अलग इसके ट्राइब्यूटरीज मिल रही हैं, सबको मिला के बन रहा है, वो 10 देशों में जा रहा है। कौन कौन 10 देश है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, ठीक है। और ये लास्ट में रोमानिया में जाके ब्लैक सी में मिल जा रहा है, ठीक है। तो इतने 10 कंट्री में ये जा रही है। तो आपको मतलब ये मतलब कहीं भी पूछा जाएगा कौन सी नदी है जो दुनिया के सबसे ज्यादा देशों को कवर करती है, तो आंसर आपका मेरे ख्याल से स्पष्ट है, ठीक है। ब्लैक सी में खत्म हो जाती है, ठीक है। अब जो वाटर बॉडीज है इस मैप को मैं अच्छे से दिखाऊंगा और आपको एक एक नाम स्पष्ट करूंगा। आपको नोट करते जाना है दिमाग में, मैप में, जहां भी आप नोट कर सकते हो इसको नोट करते जाना है, ठीक है। शुरू करते हैं हम सी ऑफ अजोब्स, ठीक है, जहां आजकल यूक्रेन और रसिया की फौजें खड़ी हैं, ठीक। सी ऑफ अजोब है, ये क्या है? ब्लैक सी के बगल में है, ब्लैक सी काला सागर के बगल में है। ब्लैक सी और अजोब सी, ये देख रहे हो, ये पूरा जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा जल संधि है यहाँ पर, ठीक है। ये जल संधि का नाम क्या है? स्ट्रेट ऑफ कर्च। ये इस साल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी बार ये पूरा इसी इलाके में युद्ध चल रहा है, ठीक है। ये क्रीमिया पेनिनसुला है, क्रीमिया प्रायद्वीप है, जिसको 2014 में रसिया ने कब्जा कर लिया था इनके थ्रू से, ठीक है। तो सी ऑफ अजोब, स्ट्रेट ऑफ कर्च, ब्लैक सी आपने देख लिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ है छोटा सा समुद्र, बहुत छोटा सा, सी ऑफ मरमरा, मरमरा सागर, ठीक है। मरमरा सागर जो है काला सागर से, देखिए ये जल संधि से जुड़ा हुआ है, इसका नाम है बोस्फोरस, बोस्फोरस जल संधि, ठीक है। बोस्फोरस जल संधि से जुड़ा हुआ है। तो काला सागर से 2 जल संधियां निकलती हैं, एक उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण वाला कौन है? बोस्फोरस, जो सी ऑफ मरमरा से मिला हुआ है। उत्तर की तरफ
जो सी ऑफ अजोब से मिला हुआ है उसको स्ट्रेट ऑफ कर्च कहा जाता है। ठीक है, उसके नीचे में है एजियन सी, ये वाला एजियन हम पहले भी देख चुके हैं आज के मैप में। उसके नीचे है सी ऑफ क्रेट, ठीक है, सी ऑफ क्रेट। उसके बगल में है आयोनियन सी, आयोनियन सी, ठीक है। उसके ऊपर में एड्रियाटिक सी जो आपको इटली के बगल में है, इटली और ग्रीस के बीच में है, ठीक है। उसके बाद में टायरेनियन सी, टायरेनियन सी, ठीक है, इटली के दूसरी साइड में है, ठीक है। यहाँ पे गल्फ ऑफ वेनिस है, वेनिस जो शहर है उसका गल्फ जो है उसी के नाम पे है, गल्फ ऑफ वेनिस, ठीक है। फिर लिगुरियन सी है यहाँ पे, इटली के ही ठीक नीचे में लिगुरियन सी। उसके नीचे फिर क्या है, बेलरिक सी, बेलरिक सी, ठीक है, बेलरिक सी। आप देखते जाएं, सबको दिमाग में बैठाए जाए। अभी अभी मैंने क्या क्या बोला, अजोब, स्ट्रेट ऑफ कर्च, ब्लैक सी, बोस्फोरस सी, सी ऑफ मनबरा, सी ऑफ क्रीट, एजियन सी, आयोनिक सी, एड्रियाटिक सी, गल्फ ऑफ वेनिस, लिगुरियन सी, बेलेरिक सी, टायरेनियन सी, अल्बोरेन सी सॉरी, ये सारे आपको मेडिटेरेनियन सी के हिस्से मिल गए, ठीक है। अब जिब्राल्टर से ये अलग हो जाएगा। अब हम अटलांटिक ओशन वाले पढ़ेंगे। बे ऑफ बिस्के, ये हो गया पुर्तगाल, ये हो गया स्पेन, पुर्तगाल नहीं स्पेन, और ये हो गया फ्रांस, ठीक है, उसके बीच में इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ये यूके भी बोल दीजिए, ब्रिटेन भी बोल दीजिए, और जब स्पेसिफिक होंगे तो इंग्लैंड भी बोल सकते हैं। ब्रिस्टल चैनल है जो इंग्लैंड और वेल्स के बीच में है, ये रहा इंग्लैंड, ये वाला, और ये है वेल्स, आगे हम देखेंगे। सेल्टिक सी, ठीक है, आयरिश सी, आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है। सी ऑफ हेब्राइड्स, हेब्राइड सी, ठीक है, हेब्राइड सागर, ये पूरा नॉर्थ सी हो गया। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन, उत्तरी अटलांटिक सागर, महासागर हो गया। ये हो गया नॉर्वेन सी, नॉर्वे का सागर, ठीक है। अब हो गया सेंट जॉर्ज चैनल, ये यहीं पे चैनल है, ठीक है। जो जल संधि टाइप की चीज होती है ना, उसी को चैनल बोलते हैं, जो बहुत पतला भी नहीं हो लेकिन एकदम से ये भी नहीं हो, ठीक है, जो मतलब पूरा रास्ता खुला हुआ। स्ट्रेट ऑफ डोवर, इसको हो गया, ठीक है। फिर हो गया अस्कागेराक, अस्कागेराक, ठीक है, ये अस्कागेराक हो गया नॉर्वे के ठीक नीचे। और ये हो गया कैटेगेट, कैटेगेट अगर आप लोगों में किसी ने वाइकिंग सीरीज देखी होगी, ठीक है, तो आपने कैटेगेट का नाम सुना होगा। वाइकिंग्स क्या है, वाइकिंग्स एक्चुअली क्या कहते हैं, इसी इलाके में रहने वाले 8वीं-9वीं सदी के लुटेरे थे, जिन्होंने पूरे फैल फैल के यूरोप के बहुत सारे हिस्सों पे अटैक किया। तो वो उसी पे एक बेस्ड है सीरीज, हालांकि हिस्ट्री उसमें कम है, उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप का थोड़ा ज़्यादा बना दिया है। गेम ऑफ थ्रोन्स पूरा का पूरा काल्पनिक है, इसमें थोड़ा सा एक बेसिक थीम लेते हुए इन्होंने बनाया है वाइकिंग्स। तो कैटेगेट का उसमें बहुत नाम आता है। बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ रीगा, गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड के नीचे गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ बोथनिया, ठीक है, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में, ठीक है, ये व्हाइट सी। तो ये सारे इधर ऊपर में बेरेंट सी। ये आपको इतने सारे जो वाटर बॉडीज हैं यूरोप के, इन जनरल मैंने आपको जितने इंपॉर्टेंट है वो आपको करवा दिए है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए रसिया और यूक्रेन, जो हम तब से बार बार बात कर रहे हैं, ये अजोब सी हो गया, ठीक है। ये आपको ब्लैक सी दिख रहा है पूरा का पूरा, है ना, अजोब सी, और आपको क्या कहते हैं ब्लैक सी दिख गया। ये कर्च स्ट्रेट है, कर्च जल संधि, है ना। ये क्रीमिया पेनिनसुला है, यहाँ पे रसिया की फोर्स लगी है, यहाँ पे फोर्स लगी है, यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगी है। और ये जो पूरा बाउंड्री है इतना बड़ा 2000 किलोमीटर लगभग, वहाँ पे इधर फोर्स लगी हुई है, यहाँ से इधर अटैक कर रही है ताबड़तोड़, ठीक है। कोई मदद करने नहीं आ रहा यूक्रेन की। रसिया ने एकदम स्पष्ट बोल दिया, मैं करूँगा, जिसको जो करना है, जिसमें दम है आ जाओ सामने, ठीक है। यूक्रेन
डील करना चाह रहा था पूरी कंट्रीज के साथ में, सारे के साथ में नाटो का हिस्सा बनना चाहता था। यूक्रेन एक्चुअली रसिया का ही हिस्सा था। रसिया जब विघटन हुआ यूएसएसआर का, तो फिर ये अलग देश बन गया। ठीक है, अलग देश बन गया। इनकी नीति बहुत ज़्यादा रसिया के साथ रही, लेकिन समय के साथ में इसने देखा कि हमें रसिया से अलग आइडेंटिटी बनानी है, तो वो ज़्यादा यूरोपियन नेशन की तरफ झुकना चालू हो गया। ज़्यादा व्यापार भी है उधर। ठीक है, उसी के साथ में इन्होंने जब ज़्यादा झुकना चालू कर दिया, तो इन्होंने फिर क्या कहते हैं, नाटो का सदस्य बनने की कोशिश की 2014 के आसपास। उसी समय रसिया ने अटैक करके क्रीमिया को उनसे ले लिया। पूरी दुनिया ताकती रह गई मुंह। पुतिन भाई ने अपना जो करना था कर दिया। पुतिन भाई तो पता ही है, भारत के रजनीकांत और रसिया के पुतिन एक ही चीज है दोनों, है ना। तो रजनीकांत भाई ने, मतलब पुतिन भाई ने अपना कांड कर दिया। ठीक है, उसके बाद में ये जो इलाका है ना, इसका दोनेस्क और लुहांस्क। ठीक है, ये है दोनेस्क और ये है लुहांस्क। इसका एक बड़ा हिस्सा है जहाँ के लोग मतलब विरोध करते हैं। वो बोलते हैं मैं यूक्रेनियन नहीं हूँ, वहाँ रसिया मूल के काफ़ी लोग भी हैं, तो वो चाहते हैं कि हम रसिया के साथ मिल जाए, तो उसकी वजह से वहाँ कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, उसको सपोर्ट करता है रसिया। तो इस हिस्से को भी थोड़ा सा कब्जाने की कोशिश है इस बार। और उसके अलावा इनको सीधा कहना है, ये यूक्रेन ट्राई कर रहा था कि नाटो का सदस्य बन जाए। तो इसका कहना है नाटो का सदस्य बनोगे तब तो बाद की बात है, अभी तुम ट्राई तो करो इसमें बनने का। रसिया को क्या डर है कि जैसे ही ये नाटो का सदस्य बनेगा, तो आज के डेट में इनसे बहुत ज़्यादा दूर है नाटो। ठीक है, लगभग 1600 किलोमीटर दूर ये यहाँ पे आ जाएंगे। मॉस्को से मात्र 600 समथिंग किलोमीटर, 600-800 किलोमीटर दूर बचेंगे, तो मॉस्को के ये काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे। तो रसिया ये नहीं चाहता है। रसिया चाहता है कि वो दूर रहे। ठीक है, और उसको पता है कि मैं इतना ब्लंटली आऊँगा तो किसी में इतना हिम्मत नहीं है कि वो आके पुतिन भाई को चैलेंज कर दे कि भाई नहीं करेंगे। पूरा यूरोप और पूरा क्या कहते हैं अमेरिका जो है कड़े शब्दों में निंदा करने में लगा पड़ा है। सबको ये दिखाना चाहते हैं मैं कितना ज़्यादा कड़े शब्दों में निंदा कर रहा हूँ। अब वही बात है कि आप किसी दोस्त के पीछे जाओ, जा बेटा लड़ ले, मैं हूँ तेरे साथ में, कौन छू देगा तेरे को बताता हूँ। भाई लड़ तो गया आपके सामने, आप वहां से निकल के दूर से चिल्लाते रहो, हाँ हाँ लड़ता रह भाई लड़ता रह, हम तो हैं तुम्हारे साथ में। अब भाई ना भाग सकता है, ना छोड़ सकता है, ना लड़ सकता है। तो वही हाल आज के डेट में यूक्रेन का है। देखते हैं इसका क्या, जो भी हो, युद्ध तो बड़ी बेकार चीज़ है। जिनके परिवार लूट जाते हैं, जिनके लोग शहीद हो जाते हैं, जो लोग मर जाते हैं अटैक्स में, उनके परिवार वालों को पता चलता है। बड़ा एक छोटा सा शब्द होता है, युद्ध हो गया, खत्म हो गया, रसिया यूक्रेन के बीच में कुछ हो रहा है, हम नहीं समझते उस चीज़ को। लेकिन जिसका परिवार जाता है, वो आप किसी फौजी से मिलेंगे, वो आपको ज़्यादा बेटर समझा पाएगा। ठीक है, कि उसमें एक डायलॉग भी है ना कि पूरी दुनिया तो युद्ध के मजे लेती है, दिल से बस फौजी ही है जो दुआ करता है कि युद्ध ना हो, क्योंकि जान उसी की जाती है, उसी का परिवार जो है बेसहारा हो जाता है, उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसकी जिंदगी चली जाती है। जो भी हो, हुई है वही जो राम रची राखा। ठीक है, ब्रिटिश आइलेस। अब ये वाला कंसेप्ट आप बड़े अच्छे से समझना, बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। आज मैं आपका ये कंफ्यूजन परमानेंटली खत्म करने जा रहा हूँ, डिलीट करने जा रहा हूँ। परमानेंट डिलीट मारना, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो फिर एक बार ऐसा डिलीट करना कि वो चला गया आपके कचरे के डब्बे में, गार्बेज बिन में, और गार्बेज बिन से फिर रिस्टोर हो गया जाए। इसको बढ़िया से समझ लेना, दोबारा आज के बाद में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ये पहले इस मैप से समझेंगे हम, ठीक है। ये नेचुरल मैप है और ये समझाने के लिए बनाया हुआ गोला है, ठीक है। तो इस मैप को आप देखो, इसमें ये देखो अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, है ना। तो ये जो है अलग अलग राज्य है। वेल्स अलग राज्य है, स्कॉटलैंड अलग राज्य है, इंग्लैंड अलग राज्य है, ठीक है। ये चारों अलग अलग राज्य हैं। इन तीनों को जब मिला देते हैं हम, तो इसको सिंपली हम बोल देते हैं ग्रेट ब्रिटेन। किसको किसको? स्कॉटलैंड को मिला दिया, इंग्लैंड को मिला दिया, वेल्स को मिला दिया, ठीक है। स्कॉटलैंड कई बार बोलता है मैं अकेला हूं, मैं अपना अकेला क्रिकेट खेलूंगा, वैसे वेल्स भी बोलता है, वैसे इंग्लैंड भी बोलता है। इंग्लैंड सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा दबदबा इसी का है, इसलिए ज्यादातर इंग्लैंड नाम आ जाता है, ठीक है। कई चीज में देखोगे आप स्कॉटलैंड अलग होता है, नहीं मैं क्रिकेट अलग खेलूंगा भाई, मैं नहीं खेलता इंग्लैंड के साथ में। तो ऐसा है, जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल के होती हैं तो वो ग्रेट ब्रिटेन हो जाता है,
ठीक है, वोटिंग भी हुई थी इस बार कि अलग देश हम बनेंगे, हमें नहीं रहना इनके साथ में, फिर फाइनली वो टर्न डाउन हो गया एनी हाउ। उसके बाद में इसी कंट्री में ये नॉर्दर्न, ये आयरलैंड है ये पूरा, ठीक है। आयरलैंड का पूरा जो हिस्सा है वो आयरलैंड देश का नहीं है। आयरलैंड देश का हिस्सा मात्र ये वाला है, और ये जो हिस्सा है ये यूनाइटेड किंगडम का है। यूनाइटेड किंगडम मतलब ग्रेट ब्रिटेन में जब नॉर्दर्न आयरलैंड, ये इसका चौथा राज्य हो गया। पहला अगर इसको बोल दें, दूसरा इसको बोल दें, तीसरा इसको बोल दें, तो ये चौथा हो गया। इन चारों राज्य को जब हमने मिला दिया तो क्या हो गया, ये यूनाइटेड किंगडम। मतलब कि 3 राज्य हो गए ग्रेट ब्रिटेन, 1 2 3, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड। ये तीनों राज्य को जैसे ही हम नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ मिलाए, चौथा मिलाए, तो वो हो गया ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन हो गया। उसके बाद में यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड है, आइले ऑफ मैन। यहाँ पे भी इंग्लिश चैनल में 2 छोटे छोटे आइलैंड है जो आपको दिख नहीं रहे हैं, ठीक है, इस मैप में ठीक से 2 छोटे छोटे आइलैंड है, गुर्नसी और जर्सी, ठीक है। तो वो दोनों यहाँ पे हमारा मतलब दिख नहीं रहे मैप में। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि सबसे क्या हो गया, छोटा यूनिट, चारों राज्य जो हो गए, उन 3 को राज्य को मिला दिया तो बन गया ग्रेट ब्रिटेन। उसी में जब नॉर्दर्न आयरलैंड जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, सॉरी, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और उसी में जब आयरलैंड को भी जोड़ दिया तो ब्रिटिश आइलीज बन गया, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया, सिंपली ब्रिटिश आइलीज। अब इसी चीज को हम इधर मैप से देखेंगे, ठीक है। ये स्कॉटलैंड हो गया, ये इंग्लैंड हो गया, ये वेल्स हो गया, इन तीनों को मिला दिया क्या बन गया, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। इसी में नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला दिया तो क्या बन गया, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इसी में आइले ऑफ मैन आप देख रहे हैं, ये वाला द्वीप, और 2 द्वीप मैंने बताया जो नीचे में है यहाँ पे, ठीक है, जर्सी और गर्नसी। तो ये जब इन सब को मिला दिया तो क्या हो गया, ब्रिटिश आइलैंड्स, क्या बन गया, ब्रिटिश आइलैंड्स, ठीक है। और यहाँ पे एक आयरलैंड देश है, एक आयरलैंड पूरा आइलैंड है, द्वीप है, ठीक है। उसी के अंदर आयरलैंड एक अलग देश है और नॉर्दर्न आयरलैंड एक राज्य है, ठीक है। ये पूरा हो गया तो आयरलैंड बन गया, और इन सब को कंप्लीट मिला दिया तो क्या हो गया, ब्रिटिश आइलीज, ठीक है। अब स्कैंडिनेवियन, नॉर्डिक और बाल्टिक, इनमें जो आपको डिफरेंसेस फील होते हैं उसको दूर किया जाएगा आपको। सबसे पहला टर्म आया आपके सामने में स्कैंडिनेवियन, ठीक है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन से हैं, जो ऐसे ऐसे लाइनधारी से बने हुए हैं, क्या क्या बने हुए हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। ये तीनों कंट्रीज क्या है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, ठीक है। अब हम देखेंगे नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो ये नॉर्डिक भी था, जो स्कैंडिनेवियन थे वो नॉर्डिक भी थे, उसके अलावा ये वाले नॉर्डिक, ठीक है। तो नॉर्डिक कंट्रीज क्या क्या हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड। ये पांचों जो है, जो क्रॉस मार्क लगाए मैंने, ये पांचों को पांचों नॉर्डिक कंट्री हो गए। तो जो स्कैंडिनेवियन है वो नॉर्डिक भी है, लेकिन सारे नॉर्डिक जो है स्कैंडिनेवियन नहीं है, ठीक है। अब बाल्टिक, बाल्टिक जो अलग ही कंसेप्ट है। बाल्टिक हो गया ये उन्हीं के नीचे में, फिनलैंड के नीचे, जो समुद्र के नीचे में जस्ट यहाँ पे फिनलैंड सी है ना, यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड था, उसके जस्ट नीचे वाला जो देश है, तो पहला हो गया इस्टोनिया, दूसरा हो गया लातविया, और तीसरा हो गया लिथुआनिया, ठीक है। मेरे ख्याल से इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है मैप को कि आपको इसमें समझने लायक कुछ नहीं बच जाता है। अब आपको इसको रटना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे रटोगे, ठीक है। बार बार देखो, बार बार रटो, या नोट्स बना लो। अब आपके सामने आज का आखिरी स्लाइड है, बेसिक फैक्ट्स, जो मैं किसी भी क्लास के लास्ट में लाता हूं, ठीक है। उस बेसिक फैक्ट्स में आप देखोगे कि यूरोपियन माइक्रो स्टेट्स के बारे में, या यूरोपियन मिनी स्टेट्स, एक यूरोपियन माइक्रो स्टेट कहीं पे बोल दिया जाता है, ये यूरोपियन मिनी स्टेट्स बोल दिया जाता है। वो क्या है, तो वो बहुत छोटे छोटे देश हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे देश, ठीक है, जो आजाद है, जिनकी अपनी संप्रभुता है, जो सॉवरेन स्टेट्स हैं, ठीक है। जैसे भारत अलग देश है, वैसे वो भी अलग देश है, जिनकी अपनी संप्रभुता है, कोई दूसरा देश उनको कुछ नहीं बोल सकता है। तो ऐसे ऐसे स्टेट्स को क्या बोलते हैं, माइक्रो स्टेट्स। ये बेसिकली 6 देश है, ठीक है।
एंडोरा, मोनाको, लिechtenstein, सैन मैरिनो, वेटिकन सिटी। ठीक है, उसके अलावा एक यहाँ जो है इसके नीचे में है, इसके नीचे है ना, इसके नीचे में है। ठीक है, वो आपको इस मैप में नहीं दिख रहा, सैन मैरिनो इटली के जस्ट नीचे में, मेडिटेरेनियन सी में। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, एंडोरा, लिechtenstein, माल्टा, ओ सॉरी सैन मैरिनो वो माल्टा है नीचे में। ठीक है, सैन मैरिनो तो आपको ऊपर दिखा दिया। मोनाको, सैन मैरिनो, वेटिकन सिटी। एंडोरा, मोनाको, लिechtenstein, सैन मैरिनो, वेटिकन सिटी और माल्टा यहाँ नीचे, इटली के जस्ट नीचे। ठीक है, तो वेटिकन सिटी जो है दुनिया का सबसे छोटा देश है, उसका टोटल साइज कितना है 0.19 स्क्वायर माइल, 1 माइल भी नहीं, 1/5 माइल स्क्वायर माइल का हिस्सा है। ठीक है, कितना छोटा है आप इमेजिन कर सकते हैं, बचपन से इस फैक्ट को आपने कई जगह पढ़ा भी होगा। फिर सिचुएटेड ऑन वेस्टर्न बैंक ऑफ द टाइबर रिवर। ठीक है, टाइबर रिवर के बाएं साइड में है, तो ये पश्चिमी साइड में है ये। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो ये टाइबर नदी के बाएं पश्चिमी किनारे पे है। ठीक है, वेटिकन सिटी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है इटली में, आप देख रहे हो ये पूरा इटली है, इटली के अंदर में लैंडलॉक्ड कंट्री, इटली के अंदर में वेटिकन सिटी भी लैंडलॉक्ड है, इटली के अंदर में सैन मैरिनो भी लैंडलॉक्ड है। मोनाको जो है ये इटली और फ्रांस के बीच में है। एंडोरा जो है फ्रांस और स्पेन के बीच में है। लिechtenstein जो है स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में। तो ये आप मैप में देख लें। ठीक है, अब एक और फैक्ट है, प्राइम मेरिडियन जो है इससे पास करता था, मैंने आपको बताया। तो किस किस कंट्री से, यूके, फ्रांस और स्पेन से। ये आपको इस मैप में अच्छे से दिखेगा, ये वाला मैप में। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था ऐसे क्रॉस करता है। ठीक है, तो यूके से क्रॉस कर रहा है, फ्रांस से कर रहा है, स्पेन से कर रहा है। तो आपको आज यूरोप ठीक से बता दिया गया है। आप जरूर से लाइक कमेंट करें, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें, हमारा हौसला बढ़ता है। और ये चीज़ें आप करते रहें ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहें। 60 दिन जीएस का सब्सक्राइब करें ताकि, और शेयर भी करें बाकी लोगों के साथ में, कमेंट जरूर करें, कमेंट से आपकी जो समस्याएं हैं वो हमें पता चलती हैं। ठीक है, ओके, गुड मॉर्निंग, गुड बाय।